Now question number 1 from modern physics. Alpha particles are projected towards the nuclei of the different metals with the same kinetic energy. The distance of closest approach is minimum for. So first thing, you should have the idea about a distance of closest approach. For that, you know that the kinetic energy with which you fire an alpha particle actually gets converted into potential energy. ये आपने पढ़ा होगा. That's 1/4 pi epsilon naught. Then it's Q1 Q2. So it's 2e. The charge of that helium nucleus, and then Ze, the charge of the nucleus involved, जिस पे आपने इसको fire किया, divided by R naught, where R naught is distance of closest approach. तो distance of closest approach ऊपर लाइए, तो distance of closest approach हो गया इधर 1/4 pi epsilon naught. It is twice of Z E square divided by 1/2 mv square. So this is the formula for distance of closest approach जो हम obtain करते हैं by simply law of conservation of energy कि जिस kinetic energy से आपने फायर किया वो कन्वर्ट हुआ पोटेंशियल एनर्जी में. अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियर ऑफ डिफरेंट मेटल्स. आपने अल्फा पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया टुवर्ड्स द न्यूक्लियर ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद द सेम काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मतलब दिस पार्ट इज सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो ई स्क्वायर चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी कांस्टेंट है, तो आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड. तो आपको क्या बोलना है, विद द सेम काइनेटिक, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज मिनिमम फॉर. अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उसके लिए मिनिमम होगा जिसका जेड मिनिमम होगा. सीधी सी बात है, अगर जेड ज्यादा हुआ क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ज्यादा होगा, अगर जेड कम है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी कम है. तो जिसका जेड कम उसका आर नॉट भी कम. तो इनमें जेड जो है सबसे 46, 47, 79, 29, तो कॉपर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. उसके बाद question number next is a closest distance of approach of an alpha particle traveling with a velocity v towards aluminum 13 nucleus is d. तो distance of closest approach दिया है आपको. तो इस केस में आपका distance of closest approach जो है, distance of closest approach दिया है आपको d for aluminum 13. aluminum 13 के लिए आपको distance of closest approach जो है that is d. The closest distance of approach of an alpha particle traveling with a velocity 4v towards. तो अगर ये v से मूव कर रहा था, ठीक है, closest alpha particle traveling with a velocity v, तो जब आपने v से किया तो इसके लिए, तो this is v for aluminum. distance of closest approach दिया आपको d. फिर बोल रहा है आप distance of closest approach निकालो जब alpha particle 4v से मूव करेगा और किस न्यूक्लियस की तरफ, आयरन 26 की तरफ मूव करेगा. वेरी सिंपल. अभी आपने देखा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 mv स्क्वायर. तो इसमें आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ये छोड़ दीजिए आप. उसके बाद आप देख लीजिए इसमें जो है, इसमें आपने वेलोसिटी तो 2 भी कांस्टेंट है, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, उसके बाद मा 1/2 m सारा कांस्टेंट है, तो आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई वी स्क्वायर. R naught is directly proportional to Z by V square. तो उस हिसाब से आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पहले अल्युमिनियम के लिए हम लिखेंगे, फिर आयरन के लिए. तो पहले मैं अल्युमिनियम के लिए लिखूं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फिर मैं आयरन के लिए लिखूं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आयरन के लिए. तो अब ये Z by N, तो एल्युमिनियम का दिया है इसने एटॉमिक नंबर 13, तो इट इज Z दैट इज 13 डिवाइडेड बाय V स्क्वायर. V स्क्वायर उसका तो वेलोसिटी भी V दिया है, तो V स्क्वायर बिल्कुल ठीक है. और फिर आयरन के लिए आप देख लीजिए, हम रेसिप्रोकल लेंगे पहले. आयरन का आप देख लीजिए Z दैट इज 26 गिवन, दैट इज 26 गिवन और मल्टीप्लाइड बाय 26 गिवन, और फिर ऊपर आपको वेलोसिटी स्क्वायर, तो 4v से आपने किया तो इट इज 4v स्क्वायर हियर एक्चुअली. तो फिर आप देख लीजिए इसमें एल्युमिनियम का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिया है d. तो अब मैं लिखूं ऊपर एल्युमिनियम के बदले d, इसका मुझे निकालना है. मान लीजिए वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा d डैश, तो ये हुआ 13 2 26. देखिए बच्चे v स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर आएगा 4 4 16 डिवाइड बाई 2 इट इज 8. तो d डैश जो आपका आएगा दैट इज d/8 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो d/8 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, d/8. तो d/8 जो है आपका आंसर आना चाहिए, d/8 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपने उसका फॉर्मूला लिया और डिपेंडेंसी आप देख लीजिए Z by V स्क्वायर पे था. तो Z by V स्क्वायर के लिए हमने पहले एटॉमिक नंबर और उसी हिसाब से आपका जो है आपका दैट
वेलोसिटी जो इसमें देके आपका आंसर आ जाता है डी बाई। उसके बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन अल्फा रे स्कैटरिंग द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 90 डिग्री बी 28। तो जब 90 डिग्री पे आपने जब एंगल ऑफ स्कैटर 90 था तो 28 पार्टिकल्स पर मिनट जो है वो स्कैटर हुए। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर मिनट बाय द सेम फॉइल एट 60 डिग्री। तो अगर आप सेम फॉइल यूज करेंगे 60 डिग्री पे वो कितने पार्टिकल्स स्कैटर करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला पता होनी चाहिए दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम जो होता है वो एज पर दैट रदरफोर्ड्स मॉडल होता है 1 बाय साइन थीटा बाई 2 रेज्ड पावर 4। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होना चाहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन रेज्ड पावर 4 थीटा बाई 2। अब हम यूज करेंगे इसको फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम सॉल्यूशन ऐसे लेंगे, देखिए आपके 28 पार्टिकल्स पर मिनट जो है वो स्कैटर होते हैं 90 डिग्री पे। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से मैं लिखूंगा ऊपर n बाई टी के बदले आप 28 पार्टिकल्स पर मिनट है और उसके हिसाब से 28 तो फिर यहां प्रोपोर्शनलिटी में डाल देंगे और मैं अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो 60 डिग्री पे वो मैं मानता हूं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल। अब इनवर्स रिलेशन है तो इनवर्स रिलेशन में जब 28 पार्टिकल्स पर मिनट स्कैटर हुए तो एंगल था 90। अब आप इसमें ड्रॉप करिए, देखिए 90 हो गया साइन 90 बाई 2 ये होगा 45, ये हुआ साइन 45 रूट 2, साइन 45 का ऊपर 4 तो इट इज 1 बाई रूट 2 रेज्ड पावर 4 क्योंकि 90 डिग्री को आपने 2 से डिवाइड किया 45 डिग्री हुआ। 45 साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2 और पावर आ गया उस पर 4 और फिर n के रेस्पेक्ट में जब आप 60 डिग्री एंगल इसमें ड्रॉप करेंगे तो यहाँ आएगा 60 डिवाइड बाई 2 30, साइन ऑफ 30 होता है 1 बाई 2 तो यह आ जाएगा 1 बाई 2 रेज्ड पावर 4। तो ये हो गया ऊपर अब 1 बाई 8, ये हो गया ऊपर 1 बाई 8 डिवाइडेड बाई हो गया ये, देखिए 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 फिर से 1 बाई 4 बार 1 बाई रूट 2, देखिए 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 हो गया 1 बाई 2, फिर से 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 हो गया 1 बाई 2, दैट इज 1 बाई 4। तो ये हो गया बच्चों 4 बाई 8 जिसको हम बोलते हैं 1 बाई 2। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए एन ऊपर जाएगा और 28 इंटू 2 should be the answer of this question. 2 8s are 16, 2 56 should be the answer of this question. 56 should be the answer of this question. तो आपने कैसे किया, देखिए actually it is 2 2s are 4 2s are, it is sorry it is 1 by 2 raised power 4, it's 1 by 16, sorry for this, it's 1 by 16 here। तो आप देख लीजिए it is 1 by 2 raised power 4, it's 1 by 16 और यहाँ पे आ गया 1 by 4, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये 4 8 it is actually it is sorry for this thing। तो it is actually 1 by 16 multiplied by 4 by 1, it is 4 4 the 16, 4 4 the 16, it's 1 by 4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे it is 28 by n is equal to 1 by 4। so n is equal to 28 into 4, so 4 8s are 32, 4 plus 8 is 8 plus 3 is 112 should be the answer, sorry 112 is the answer of this question, 112। तो यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हुआ था, मैंने 1 by 2 raised power 4 1 by 8 लिया था but actually it's 1 by 16, sorry for that। Question number next, the number of different wavelengths may be observed in the spectrum for a hydrogen sample if the atoms are excited to third in a excited state। very important, देख लीजिए आप पहले एटम को हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक जो है हाइड्रोजन एटम के, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, यहाँ पे न्यूक्लियस है, मैं मानता हूँ न्यूक्लियस, ये हो गया n इक्वल 1, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज n इक्वल 2 सेकंड शेल, दिस इज n इक्वल 3 थर्ड शेल, दिस इज n इक्वल 4 that is fourth shell। आप देख लीजिए आप the number of different wavelengths emitted, different wavelengths may be observed या emitted in the spectrum from a hydrogen sample if the atoms are excited to a थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे आपको जो है एक्साइट करना है। थर्ड, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो आपने यहां से यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचाया है जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट दिस शुड बी क्लियर, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए आपका n जो है दैट इज 4, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। n हमें मिला तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो पहले जब आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल 4 पे लिया, क्योंकि दिस इज ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड। और फिर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इमिटेड जो होता है वो होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वहां से नीचे गिरेगा फर्स्ट शेल में, कितनी वेवलेंथ्स इमिट करेगा, दिस द फॉर्मूला। अब n आपको मिल गया दैट्स 4, इट इज 4 माइनस
1 divided by 2, 2 2s are 4, it is 2 into 4 minus 1 is 3, तो 6 lines या 6 wavelengths should be the answer of this question. Very important, थोड़ा different style दे दिया इसका. Actually questions ऐसे पूछे जाते हैं कि ऊपर से ही इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, इसने आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की. यहां से पहले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया और बोला थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फॉर दैट n शुड बी 4, एंड देन यूजिंग दैट फॉर्मूला जो आप इससे पहले भी न्यूमेरिकल्स पे यूज करते आ रहे हैं, तो उससे ये न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा. दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हेन हाइड्रोजन एटम इमिट्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी दिस, जब हाइड्रोजन एटम इस एनर्जी का एक फोटोन छोड़ता है तो एंगुलर मोमेंटम चेंजेस बाय, तो एंगुलर मोमेंटम जो चेंज है वो कितना होगा. तो फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए आपने पढ़ा होगा दैट एंगुलर मोमेंटम जो है, दैट एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली L इज इक्वल टू, इट इज इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h बाई 2 पाई, जिसको आप कहते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन. बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन का फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h बाई 2 पाई. तो बोलता है कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इमिट्स अ फोटोन ऑफ दिस, जब हाइड्रोजन एटम इस एनर्जी का फोटोन इमिट करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज होता है. अब पहले हम देखेंगे कि इस फोटोन का एनर्जी कहां से जो है कहां से जो है इलेक्ट्रॉन गिरा है या पहले आपने एक्साइट किया है. तो अगर ये न्यूक्लियस है तो दिस इज अगेन n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल 3. आपने पढ़ा होगा एनर्जी लाइन डायग्राम फॉर हाइड्रोजन, ऐसे पढ़ाते हैं आपको. तो आपको पता होना चाहिए कि पहले दो शेल्स में जो गैप है, जो पहले दो शेल्स में जो एनर्जी गैप है, दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो पहले शेल्स में गैप है 10.2, तो 10.2 है नहीं. और फिर पहले और दूसरे शेल, तीसरे शेल में, पहले और तीसरे शेल में जो गैप है दैट इज 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बिल्कुल ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो पहले दो शेल्स में हाइड्रोजन एटम में जो पहले दो शेल्स में एनर्जी गैप है दैट्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और पहले और तीसरे में जो गैप है दैट इज 12.1. एक्चुअली ये -3.4, और वो जब आप माइनस करके आप लाओगे इसको तो ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली जंप कर गया होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली थर्ड से फर्स्ट में जंप किया होगा. तो इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड से फर्स्ट, तो हमें n जो मिला, n जो जंप मिला हमें चेंज, तो n थर्ड से फर्स्ट में आया. तो हमें बोलना है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एटम इमिट्स अ फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आया होगा तो फोटोन इस एनर्जी का बाहर आया. तो कहां से कहां आया, वो 3 से फर्स्ट में. तो हमें बोलता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज हुआ. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो मैं इसको चेंज के लिए लिख दूं, मैं लिखूं डेल L इज इक्वल, तो वो डेल n की वजह से मल्टीप्लाइड बाई h बाई 2 पाई. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हमें डेल n पता है, डेल n हमें पता है दैट इज 3 minus 1, that's 2. तो del L is equal 2 into h by 2 pi. 2 कैंसल हुआ, ये हो गया h बाई पाई. h होता है बराबर 6.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर -34 डिवाइडेड बाई पाई. पाई इज 3.14. अगर आप 3 से इसको करोगे ये 2.2 आ जाएगा कुछ. 2.2 इंटू 10 रेज़्ड पावर -34, 2.2 के अराउंड, क्योंकि 3.14 है तो इट इज 2.1 समथिंग. 2.11 इंटू 10 रेज़्ड पावर -34, 2.11 इंटू 10 रेज़्ड पावर -34 जूल सेकंड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहले मैंने एंगुलर मोमेंटम लिया, फिर चेंज के लिए पहले मैंने देखा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है, तो 3 से 1 जंप कर रहा है, तो चेंज जो है डेल n मुझे आराम से मिल गया, दैट इज 3 minus 1 दैट इज 2. वो 2 मैंने यहां ड्रॉप किया, जब चेंज इसमें आया तो इसमें भी चेंज आया, और फिर आपने इसको सॉल्व किया. क्वेश्चन नेक्स्ट. Question number next is the velocity of an electron in its fifth orbit. If the velocity of an electron in the second orbit of sodium atom, atomic number this is. तो आपको पता होना चाहिए पहले velocity का formula. Velocity का formula होता है बराबर that value, it is 2.19 into 10 raised power 6 multiplied by z by n. ये आपने हाइड्रोजन बोर्स मॉडल में आपने पढ़ा होता है. ये फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स दैट वेलोसिटी होता है दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय z by n. So from here the velocity is directly proportional to z, inversely proportional to that principal quantum number, या जिसको आप कहते हैं जो आपका ऑर्बिट जो है शेल नंबर जो है. तो द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द फिफ्थ ऑर्बिट, तो फिफ्थ ऑर्बिट में जो है द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में हमें वेलोसिटी निकालना है. तो मैं लिखूं v फिफ्थ डिवाइडेड बाय, if the velocity of electron in second orbit, this is velocity in the second orbit is equal, अब चूंकि z by n है तो मैं लिखूं z for this z, तो सोडियम है, सोडियम इज कांस्टेंट, तो यहां फिर से एक प्रोपोर्शनलिटी उड़ गई क्योंकि सोडियम के लिए ही बात चल रही है. तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो गया. तो और आसान हो गया क्योंकि z इज your z is 11 and that is constant here, तो v is inversely proportional to n. तो मुझे यहां z लिखने की जरूरत ही नहीं है. तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो यहां आएगा n
n2 और यहां आ जाएगा n5, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। अब मुझे बोलिए द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द फिफ्थ ऑर्बिट, तो फिफ्थ में निकालना है, तो v5 हमें निकालना है। If the velocity of an electron in the second orbit, if the velocity of an electron, तो second ऊपर और ये fifth हो गया। If the velocity of an electron in the second orbit of the sodium atom is v, तो second में दिया है। देखो fifth में निकालना है, second में v है, तो second का n2 है और fifth का n5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको आराम से v5 मिल जाएगा, और वो मिल जाएगा 2/5 times v should be the answer of this question. 2/5 times v is fourth option is the answer. तो बिल्कुल प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको देखना था कि प्रोपोर्शनलिटी में थोड़ा सा काम करिए और हो जाएगा। फॉर सर्टन एटम, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। फॉर सर्टन एटम देयर आर एनर्जी लेवल्स ए बी एंड सी। देख लीजिए पहले एनर्जी लाइन डायग्राम बनाते हैं। सो दिस एनर्जी लेवल ए, दिस इज एनर्जी लेवल बी एंड दिस इज एनर्जी लेवल सी। तो दीज आर द एनर्जी लेवल्स। तो ए बी एंड सी कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जीज, तो इसका एनर्जी ई ए, ई बी एंड ई सी सबसे ज्यादा है, तो मैंने सबसे ऊपर कर दिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ λ1, λ2 एंड λ3 आर द वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन सी टू बी। पहले देखो सी टू बी आपको λ1 दिया है, उसके बाद बी टू ए दिया है λ2, बी टू ए आपको λ2 दिया है, तो आपको सी टू ए निकाल, तो मतलब ये λ3 है एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। λ3 आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ λ1 एंड λ2। बहुत आसान है, दिस इज कॉल्ड एज बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। और बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या था, किसी भी अपर शेल से जब लोअर शेल में जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो फोटॉन छोड़ देता है एंड दैट इज hc/λ। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज कॉल्ड एज बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ये आपने बिल्कुल अपने इसमें पढ़ा होगा। तो इस हिसाब से पहले हम तीन इक्वेशंस डेवलप करते हैं। पहले मैं लिखूं EC टू EB, तो मैं लिखूं EC माइनस EB, EC माइनस EB जो है मेरे बच्चों, इट इज EC माइनस EB हो गया बराबर hc/λ1, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह मैं अब दूसरी इक्वेशन करूंगा EB माइनस EA, सो EB माइनस EA इज इक्वल टू hc/λ2, इक्वेशन सेकंड। और फाइनल इक्वेशन है जंप यहां से यहां, दैट इज ECA, दो EC देन इट is EC minus EA is equal to it is hc/λ3, इक्वेशन थर्ड। और हमें यही निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट λ3। तो अगर हम इन इक्वेशंस को देखें, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं, इफ आई विल ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं लिखूंगा एड फर्स्ट एंड सेकंड। इससे हमारा बहुत क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करें तो वेरी सिंपल हियर, अगर हम इसको ऐड करें तो ऐड करने पे माइनस EB प्लस EB कट जाएगा, यू आर लेफ्ट विद EC माइनस EA, क्योंकि ऐड करने पे सीधे आ जाएगा EC माइनस EA और ये बचेगा hc/λ1 प्लस hc/λ2। मगर EC माइनस EA हमें पहले ही दिया, दैट्स hc/λ3, तो मैं लिखूं hc/λ3 इज इक्वल hc/λ1 प्लस hc/λ2। देखिए hc कट जाएगा, यू आर लेफ्ट विद 1/λ3 इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा λ1 प्लस λ2 डिवाइड बाय λ1 λ2, टेकिंग रेसिप्रोकल λ3 आ जाएगा आपका λ1 λ2 डिवाइड बाय λ1 प्लस λ2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सॉल्व करिए। दिस इज बेस्ड ऑन बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। उसके बाद स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इमिट्स अ फोटॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई आई हैव मार्क्ड इट लाइक दिस, स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम। क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे नीट 2022 2019 में इस पैटर्न के, और इवन जेई में रिसेंटली इस सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इमिट्स फोटॉन, तो आपके पास स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम है, सो दिस इज अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम। अगर स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम है तो कहने का मतलब, जैसे उसने लिखा स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, तो वो आपको कुछ देना चाहता है कि मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। तो स्टेशनरी का मतलब ही है इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। इमिट्स अ फोटॉन, इसने एक फोटॉन को इमिट किया। जैसे ही इसने एक फोटॉन को इमिट किया, तो क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो हम फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज पे जाएंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फिर से, ये न्यूक्लियस हो गया, दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी अपर शेल से जंप करता है फर्स्ट शेल में, इसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं। फर्स्ट लाइन होता है इमीडिएट। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब ही होता है n2 टू n1 जंप हुआ, तो n2 टू n1 जो है, तो आपको n1 मिल गया, n1 1 है और आपका n2 मिल गया, और वो
मिला 2। तो पहली फुर्सत में हमें यहां वेवलेंथ मिलेगी, हमने पढ़ा होता है इट्स 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/λ हो गया r, 1/n स्क्वायर हो गया 1/1 माइनस 1/2 स्क्वायर हो गया 4, 4 1 जा 4 माइनस 1 3, 1/λ इज इक्वल टू इट इज 3r/4। तो पहली फुर्सत में हमने 1/λ निकाल के रखा। अब हम वापस आते हैं, तो बोलता है एक स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, स्टेशनरी देने का मतलब उसने मोमेंटम जीरो कर दिया। बोलता है एक फोटॉन इमिट करता है जो कॉरेस्पॉन्ड करता है फर्स्ट लाइन, तो उस फोटॉन का वेवलेंथ एक्चुअली हमने निकाला बाय दिस डाटा। तो यू शुड बी गुड इन दिस आल्सो। तो इफ r इज द रैडबर्गस कांस्टेंट एंड m इज द मास ऑफ द एटम, तो इस एटम का जो मास है वो m है, देन द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द एटम इज, तो सीधी बात है बच्चे, इनिशियली मोमेंटम जीरो है, इसने फोटॉन छोड़ दिया, जब ये फोटॉन छोड़ेगा तो मास रिकॉइल करेगा। दैट्स व्हाई रिकॉइलिंग वाले न्यूमेरिकल्स आप रिसेंटली जितने भी एंट्रेंसेस है, JEE आपका नीट है, उन सब में इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिकॉइलिंग बेस्ड। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है जो आप 11th क्लास डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो फोटॉन आगे निकलेगा और ये रिकॉइल करेगा, जैसे आपने गन एंड बुलेट सिस्टम पढ़ा होता है, जब बुलेट आगे निकलता है तो गन पीछे रिकॉइल करता है। तो आप यहां मान लीजिए बुलेट फोटॉन है जो निकल गया तो गन रिकॉइल करेगा। बोलता है उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी, ये जब पीछे आएगा उसका वेलोसिटी। तो हम कैसे करेंगे, हम लेंगे इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के हिसाब से, अब इनिशियल मोमेंटम तो एटम का जीरो है, फाइनल मोमेंटम में अब दो मोमेंट आ जाए, ये हो गया पीछे, ये मान लीजिए रिकॉइल करेगा कुछ वेलोसिटी के साथ, फोटॉन आगे गया तो इसका भी कुछ मोमेंटम होगा। तो दिस इज फोटॉन हियर, इट विल हैव आल्सो सम मोमेंटम, सो दिस मोमेंटम शुड बी इक्वल दिस मोमेंटम। जब ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट, फाइनल भी जीरो हो जाएगा, इनिशियल भी जीरो था, तो मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस एटम शुड बी इक्वल द मोमेंटम ऑफ फोटॉन। अब मोमेंटम ऑफ द फोटॉन पता होना चाहिए आपको h/λ, ये हम आपको क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाते हैं, इट्स h/λ। आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी हो गया बराबर 1/m λ। अब मुझे बोलिए 1/λ मैंने पहले ही निकाल के रखा है, दैट इज 3r/4। तो यहां से आराम से आपका वेलोसिटी आ जाएगा, इट इज h/m मल्टीप्लाइड बाय 3r/4। तो आंसर होना चाहिए 3rh डिवाइडेड बाय 4m, 3rh divided by 4m, 3rh divided by 4m is the first option and this is the right answer of this question. तो ये आपका पहला जो है पहला ऑप्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स अ रिकॉइलिंग बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपका इनिशियल एटम रेस्ट पे था, उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो, अगर फोटॉन आगे गया उसका कुछ मोमेंटम होगा तो न्यूक्लियस को रिकॉइल करना पड़ेगा। तो जो वो मोमेंटम है वो फोटॉन के मोमेंटम को अगर इक्वल एंड अपोजिट हो तो फाइनल मोमेंटम फिर से जीरो होगा। तो उस बेसिस पे मैंने रिकॉइलिंग मोमेंट को फोटॉन के मोमेंटम के साथ इक्वेट कर दिया और वहां से हमें आराम से वेलोसिटी मिला बाय कंज्यूमिंग दिस डाटा हियर। उसके बाद a nucleus splits into two nuclear parts having radii in the ratio of 1:2। एक न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ, तो मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है, वो स्प्लिट हुआ इन टू पार्ट्स हैविंग रेडियस, तो उनका रेडियस रेशियो जो है दैट्स r1/r2 दिया गया है, दैट इज 1:2। तो एक न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ इनटू टू पार्ट्स हैविंग रेडियस इन द रेशियो, देयर वेलोसिटीज आर इन द रेशियो। अगर रेडियस रेशियो ये है तो वेलोसिटी का रेशियो क्या होना चाहिए? तो फिर से वही आ गया कि इनिशियल मोमेंटम न्यूक्लियस का जीरो है, जब ये स्प्लिट हुआ, एक न्यूक्लियर अगर यहां जाएगा कुछ मोमेंटम के साथ, एक न्यूक्लियर यहां जाएगा कुछ मोमेंटम के साथ, जो कि दो पार्ट्स है, तो वो मोमेंटम फिर से कैंसिल आउट करेगा और नेट मोमेंटम फिर से जीरो आएगा। तो मतलब यहां अगर मैं मानता हूं इसका मास अब m1 है, इसका मास m2 है, तो मतलब m1v1 इज इक्वल टू m2v2। बिल्कुल अर्लियर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन ही है कि उसमें अब फोटॉन जा रहा था तो फोटॉन का मोमेंटम आगे, न्यूक्लियस पीछे रिकॉइल करता, मोमेंटम कैंसिल आउट करके फिर से जीरो। वैसे ये है इनिशियली मोमेंटम जीरो, इसने स्प्लिट करके दो न्यूक्लियाई जो है अपोजिट डायरेक्शन में नेसेसरली भागने चाहिए, सो दैट मोमेंटम कैंसिल करके फाइनल मोमेंटम जीरो। मगर अब मास के बारे में कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इतना ही है, न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू हैविंग रेडियस इन द रेशियो, देयर वेलोसिटीज इन द रेशियो। तो हमें वेलोसिटीज रेशियो निकालना है, तो मास को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो मास होता है बराबर डेंसिटी दोनों पार्ट्स का बराबर होगा इनटू वॉल्यूम, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये r1 लूंगा मैं एक पार्ट का, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी दैट्स 1 उसके बाद मास 2, डेंसिटी तो सेम रहेगा, उसका वॉल्यूम जो है इट इज 4/3 पाई आर क्यूब
पाई आर क्यूब तो R2 क्योंकि उसका रेडियस R2 है मल्टीप्लाइड बाई V2 4/3 पाई रो जो है इसमें कट जाएगा तो यू आर लेफ्ट विद V1 बाई V2 हमें निकालना है, ये बनेगा R2 बाई R1 रेज्ड पावर 3। अब मुझे आप बोलिए R1 बाई R2 आपको 1/2 है तो ये जो है इट्स 1/2 R1 बाई R2 दिया है आपको 1/2 तो ये हुआ 2/1 रेज्ड पावर 3। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 8:1 should be the answer of this question. 8:1 is the answer of this question. Very important numerical which you can expect in your NEET this year. Question number next is कंसिडर द न्यूक्लियर रिएक्शन दिस। तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन हमें दिया गया है जिसमें एक न्यूक्लियस ऐसे स्प्लिट हुआ ए और बी में, उनके मास नंबर्स प्रोवाइडेड विद एनर्जी, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर X200। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है 7.4, इसका प्रोडक्ट है ए उसका बाइंडिंग एनर्जी 8.2, फिर जो दूसरा है इसका प्रोडक्ट उसका भी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो पर न्यूक्लियन दिया है, द एनर्जी रिलीज्ड। अच्छा मुझे बोलिए आप इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट वो है कि जब कभी भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, मतलब जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन एक्स जो है कन्वर्ट हुआ इसके प्रोडक्ट्स में, अगर प्रोडक्ट साइड की एनर्जी ज्यादा होती है तब जाके न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, क्योंकि आपने बाइंडिंग एनर्जी करो पढ़ा होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का जो शेप है वो ऐसा होता है, और आपको पता है कि हर कोई न्यूक्लियाई इस रीजन में आना चाहता है क्योंकि यहां उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाता है। दैट इज वाई ये मिलके फ्यूजन करके यहां पहुंचना चाहते हैं और ये फिशन करके यहां पहुंचना चाहते हैं। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ने के लिए इस सेक्शन का भी ये फिशन करके यहां आना चाहता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना चाहता है, ये फ्यूजन करके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना चाहते हैं। तो मतलब प्रोडक्ट जो होता है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमेशा रिएक्टेंट से ज्यादा होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें बाइंडिंग एनर्जी कर्व से पता चलता है। तो दैट रिएक्शन ऑलवेज हैपेंस टू इंक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, चाहे वो फ्यूजन हो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है, और चाहे वो फिशन हो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो रिएक्टेंट साइड का जो बाइंडिंग एनर्जी है तो मैं लिखूं दैट प्रोडक्ट साइड का जो बाइंडिंग एनर्जी है तो मैं लिखूं प्रोडक्ट साइड जो है उसका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट साइड का बाइंडिंग एनर्जी। रिएक्टेंट साइड, दैट इज व्हाई रिएक्टेंट साइड जो है वो जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना चाहता है। दैट्स द लॉजिक। तो इसका मतलब अगर ये रिएक्शन हुआ तो यहां का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इससे ज्यादा होना चाहिए, और जो जितना ज्यादा है वो इमिट हो जाएगा। वही हमसे पूछ रहा है। कंसीडर द न्यूक्लियर रिएक्शन दिस, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर दिस आर प्रोवाइडेड लाइक दिस, द एनर्जी रिलीज्ड इज। तो पहले हम निकालेंगे रिएक्टेंट वाला बाइंडिंग एनर्जी। तो रिएक्टेंट जो है उसका बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है तो उसका बाइंडिंग एनर्जी जो है बाइंडिंग एनर्जी होगा बराबर इट इज 200 मल्टीप्लाइड बाई 7.4, 200 मल्टीप्लाइड बाई इट इज 200 मल्टीप्लाइड बाई 7.4। तो यहां देख लीजिए आप, पहले ये हो गया 74, ये हो गया ओनली 74, इट इज देन 74 इट इज 740 इंटू 2, 740 इंटू 2 का मतलब होता है 20, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो 1480 हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड की बाइंडिंग एनर्जी की बात हम करते हैं, प्रोडक्ट साइड के बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में दो न्यूक्लियाई है, तो पहले एक पार्ट का जो है दैट इज 8.2, दैट इज 8.2 इंटू 110। तो जैसे 110 हुआ तो ये हुआ 82 इंटू 11, 82 इंटू 11। अब आप देख लीजिए खुद, तो इट इज 1 2 एंड देन इट्स 8 अगेन, इट इज 8.2 एंड देन 110 अगेन, इट इज हियर, यहाँ आ जाएगा ये 2 देन 8। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि ये हो गया 2, इट इज 0, और ये हो गया 9, तो 902 हो गया इसका। और फिर दूसरा जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज 90, अगेन इट्स 8.2 इंटू 90, तो वो हो गया सिर्फ 82 इंटू 9, 9 2 जा 18, एक कैरी हुआ, देन इट इज 9 8 जा 72 प्लस 1 इज 73, तो 738। तो अब आप देख लीजिए इधर हम क्या कर सकते हैं, दैट्स 902, ऐड करिए इसको, 902 इसको ऐड करिए, टोटल रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड का बाइंडिंग एनर्जी तो हो गया 10
एक कैरी हुआ, तो दिस इज 4 और फिर 9 और ये हो गया 1640। तो ये हो गया प्रोडक्ट साइड का बाइंडिंग एनर्जी और ये हो गया रिएक्टेंट साइड का बाइंडिंग एनर्जी। तो इनका डिफरेंस विल बी द एनर्जी रिमूव्ड evolved that released here। तो ये हो गया 1640 माइनस 1480। तो अब देख लीजिए आप, ये हो गया 0, 14 में से 8 तो दैट इज 6 एंड 5 में से 1, 160 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो मैंने इसमें आपको कंसेप्ट पढ़ाया, दैट कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट कि जब कभी भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो इस साइड में आना चाहती है, इधर आना चाहती है, क्योंकि आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। तो अगर दो छोटे न्यूक्लियर वो फ्यूजन करके यहाँ आएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा, और अगर एक बड़ा न्यूक्लियस वो फिशन करके यहाँ आना चाहता है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है। मतलब अगर एक रिएक्शन को होना है, प्रोडक्ट साइड का बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट साइड के बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। मैंने प्रोडक्ट साइड का बाइंडिंग एनर्जी निकाला बाय दोस कांसेप्ट जो आपके पास है, और फिर प्रोडक्ट साइड का बाइंडिंग एनर्जी निकाला। उनका जो डिफरेंस है दैट्स द रिलीज्ड अमाउंट एंड दैट्स 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, बट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपको दिख रहा होगा, आपने पढ़ा होता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व है ये बिल्कुल। तो इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर न्यूक्लियर इज शोन द फिगर, and W, X, Y and Z are 4 nuclei indicated on the curve, the process that would release energies। तो आपको बोलना है कि कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो 4 प्रोसेसेस नीचे ऑप्शंस पे दी है जिसमें एनर्जी रिलीज्ड आपको मिले। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लीजिए, हम हर एक को चेक करेंगे। पहले हम इस ऑप्शन को, सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए W जो है वो कन्वर्ट हुआ X एंड Z में। तो अगर W X एंड Z में कन्वर्ट हुआ, दैट प्रोडक्ट रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ दो प्रोडक्ट्स में X एंड Z, मगर Z का बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो क्यों ये लीड करेगा? मैंने बोला ना बाइंडिंग एनर्जी बढ़ना चाहिए प्रोडक्ट साइड से, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए इसी तरह Y देता है 2Z, Y आपको 2Z देगा तो आप बाइंडिंग एनर्जी कम पे जा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर आप देख लीजिए थर्ड, X देता है Y प्लस Z, X देगा आपको Y प्लस Z, Z का बाइंडिंग एनर्जी कम है तो ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन है W इज इक्वल टू Y, तो W इज इक्वल टू Y, यहां बाइंडिंग एनर्जी बहुत है तो ये है इसका आंसर। W इज इक्वल टू Y इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। तो आपको एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है यूरेनियम 92-238, ये लीड करता है किसमें? ये लीड कन्वर्ट हो जाता है ये थोरियम। देन इसका एटॉमिक नंबर दिया है 90 और इसका मास नंबर दिया है 234। फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें? ये Pa, देन इट इज एन एटॉमिक नंबर 91, इट इज 234। ये खुद कन्वर्ट होता है फिर यूरेनियम 92 और फिर 234, फिर वो कन्वर्ट होता है थोरियम 90 एंड देन थोरियम 90 एंड देन 230, एंड फिर ये कैरी करता है। हम इसी तक इसको लिमिट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। हमें बोलना है ये पार्टिकल्स में कौन कौन सा पार्टिकल इमिट होगा हर एक स्टेप में, तो एज पर द ऑर्डर लिख दीजिए। तो देख लीजिए आप, यहाँ एटॉमिक नंबर 2 यूनिट्स कम हुआ है, मास नंबर 4 यूनिट्स कम हुआ, ऐसा सिर्फ अल्फा के केस में होता है। उसके बाद यहाँ एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ा, मास नंबर सेम रहता है, तो ये एक ही केस में होता है, दैट्स बीटा नेगेटिव। अब ये बीटा दिया तो मैं बीटा ही लिख रहा हूँ। फिर यहाँ एटॉमिक नंबर फिर से 1 यूनिट बढ़ा और मास नंबर सेम रहा, तो ये एक ही केस में होता है, दैट इज बीटा। उसके बाद एटॉमिक नंबर 2 यूनिट्स कम हुआ, मास नंबर 4 यूनिट्स कम हुआ, फिर से अल्फा। तो पहले अल्फा बीटा बीटा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा अल्फा। ठीक है, देखिए पहले बीटा बीटा गलत है तो अल्फा अल्फा गलत है, तो उसके बाद अल्फा अल्फा भी गलत है, एक ही ऑप्शन बचता है अल्फा बीटा अल्फा। अल्फा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद न्यूक्लियस विद मास नंबर दिस इनिशियली एट रेस्ट इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल इफ द क्यू वैल्यू होता है दैट एनर्जी रिलीज्ड, है ना। अब द रिएक्शन इज दिस, अगर क्यू वैल्यू इतना है दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज। तो आपको इस क्वेश्चन में पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता होनी चाहिए, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, दैट काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m का मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अगर मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, और अगर मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द मास होता है। अब एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर, तो मान लीजिए एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 220 है। जब वो मास नंबर 220 है, उसने इमिट किया एक अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 24, तो वो Y में कन्वर्ट हुआ, जिसका मास नंबर, जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो मास नंबर 4 यूनिट्स कम होता है, तो वो बचता है सिर्फ 216 एटॉमिक नंबर की। आप बात छोड़िए क्योंकि
क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर मेंशन ही नहीं। अगर इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज है जिसको आप क्यू वैल्यू कहते हैं, अब द रिएक्शन इज दिस 5.5 देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो आपको इस अल्फा पार्टिकल, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल जो इमिटेड अल्फा पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो काइनेटिक एनर्जी एक ही स्टेप में आप उड़ा सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास। अब आपको काइनेटिक एनर्जी अल्फा का निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी आपको अल्फा पार्टिकल का निकालना है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास का मतलब है ऊपर मास आएगा डॉटर न्यूक्लियस का 216 डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज 220 मल्टीप्लाइड बाय द क्यू वैल्यू। द क्यू वैल्यू इज 5.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी इट इज 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV। तो मैंने यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आज बोल दी कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इसने अल्फा पूछा इसलिए मैंने ऊपर मास लिया डॉटर न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय क्यू वैल्यू। अगर वो बोलता डॉटर न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी तो मैं मास लेता अल्फा का ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय द क्यू वैल्यू, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्यू वैल्यू बेस्ड। उसके बाद a mixture consists of 2, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है रेडियो एक्टिविटी का। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 रेडियोएक्टिव मटेरियल्स A1 एंड A2। तो आपके पास 2 रेडियोएक्टिव मटेरियल्स है A1 एंड A2 विद हाफ लाइफ ऑफ 20 एंड 10 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली। तो इसका जो हाफ लाइफ है वो 20 सेकंड्स है और इसका जो हाफ लाइफ है मेरे बच्चों दैट इज 10 सेकंड। इट इज गिवन, हाफ लाइफ दोनों की प्रोवाइडेड है। इनिशियली द मिक्सचर हैज 40 ग्राम ऑफ A1, तो इनिशियली इसका 40 ग्राम है आपके पास एंड 160 ग्राम ऑफ A2, 160 ग्राम ऑफ A2। अब द एक्टिव अमाउंट ऑफ द टू इन द मिक्सचर विल बिकम इक्वल। तो आपको बोलना है कि जब ये डिके होंगे एक टाइम पे ऐसा होगा कि इनका एक्टिव अमाउंट जो है बचा हुआ अमाउंट वो इक्वल रहेगा। तो कब रहेगा ऐसा, कब ऐसा होगा? तो इसको कुछ लोग जो है ना इक्वेशन से करते हैं, हम इसको एक सिंपलेस्ट कंसेप्ट से करते हैं। वो सिंपलेस्ट कंसेप्ट आप याद रखिए, ऐसे हर एक न्यूमेरिकल पहले तो यही क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा जाता है इसी लैंग्वेज में, मगर अगर इसको पैटर्न भी चेंज करें तब भी जो मैं आपको तरीका देने जा रहा हूं दैट्स द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। देखो तरीका क्या है, देखो इसका हाफ लाइफ 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड में ये हाफ हो जाएगा, हाफ लाइफ वही होता है, तो ये बचेगा 20 ग्राम। उसके बाद और एक हाफ लाइफ में अब इसका हाफ लाइफ जो है वो फिर से 20 सेकंड ही होगा और वो बचेगा फिर 10 ग्राम। फिर और एक हाफ लाइफ की बात करिए तो वो बचेगा 5 ग्राम और फिर ये चलता रहेगा। अब इसकी बात करते हैं, तो इसका हाफ लाइफ है 10 सेकंड, तो पहले 10 सेकंड में ये 80 ग्राम बचेगा, फिर से 10 सेकंड में ये सिर्फ बचेगा जो है दैट इज 40 ग्राम, फिर से 10 सेकंड में ये बचेगा आपका 20 ग्राम एंड सो ऑन। अब आप देख लीजिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट कि जो है 10 ग्राम यहाँ पे भी है, 10 ग्राम जो है तो मान लीजिए इसका और एक हाफ लाइफ लेते हैं हम, इट इज 10 सेकंड में 10 ग्राम रहेगा, ठीक है, 10 सेकंड में 10 ग्राम। तो कलर में चेंज कर देता हूं उसका, देख लीजिए आप, देखिए यहां पे भी 10 ग्राम है आपका और यहां पे भी आपका 10 ग्राम है, तो कंसंट्रेशन सेम है, मगर इसी पे आप फैसला नहीं करेंगे 10 ग्राम 10 ग्राम, वरना कोई बच्चा बोलेगा यहां तो 20 ग्राम है यहां पे भी 20 ग्राम है, तो यहां पे भी कंसंट्रेशन सेम है। तरीका ये है, इस 10 ग्राम तक पहले देखिए कितना टाइम लगा, 20 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स होता है 40 सेकंड, मतलब इसको कन्वर्ट होने में जो है यहां से 2 हाफ लाइफ में 10 ग्राम में आने में 40 सेकंड लगे और फिर इस 10 ग्राम को आने में कितने सेकंड्स लगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40 सेकंड्स। तो ऊपर यह 10 ग्राम आने में और नीचे 10 ग्राम आने में 40 सेकंड लगे, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 40 सेकंड्स। ये है इसका तरीका। मगर अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो 20 ग्राम आया था यहां पे, ये भी 20 ग्राम आया था, तो यहां क्यों नहीं किया? क्योंकि इस 20 ग्राम में सिर्फ 20 सेकंड्स लगे और इस 20 ग्राम में आपको 30 सेकंड्स लगे। टाइम शुड बी सेम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां कंसंट्रेशन सेम देख रहे हैं तो दोनों केसेस में, दोनों रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर में अगर आप कंसंट्रेशन सेम देख रहे हैं तो आपको कंसंट्रेशन सेम देखने के साथ साथ आपको जो है टाइम भी सेम होना चाहिए। जैसे इस 10 और इस 10 में 40 सेकंड नीचे और 40 सेकंड ऊपर, मगर इस 20 में 20 सेकंड और इस 20 में 30 सेकंड। दैट इज व्हाई आवर आंसर शुड बी 40 सेकंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 40 सेकंड्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a radiation of wavelength 2500 angstrom is incident on a metal whose work function is 3.5 electron volt। तो solution of this question lies here that एक wavelength जो है 2500 angstrom का 2500 angstrom का एक रेडिएशन एक मेटल
पे गिर रहा है, हुज वर्क फंक्शन इज, जिसका वर्क फंक्शन दिया है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द सरफेस इज। तो आपको बोलना है पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज। वेरी सिंपल। तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले आप निकालिए इंस्टेंट फोटोन की एनर्जी। उसके लिए फॉर्मूला है, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम्स, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर 12400 डिवाइडेड बाय 12400 डिवाइडेड बाय 2500। तो 2500 में 00 कट जाएगा, 124 डिवाइडेड बाय 25, 124 डिवाइडेड बाय 25, इसको डिवाइड करिए आप, 124 डिवाइडेड बाय 25, 124 डिवाइडेड बाय 25 हम डिवाइड करते हैं। I will see in what will be its answer. One, तो it is 124 divided by it is 25, तो इसका आएगा 4.96, it is 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी। तो जैसे 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई, तो आपके पास अब एनर्जी जो है वो इतनी है, एनर्जी जो है आपकी दैट इज 4.96। वर्क फंक्शन ये है, तो आपको पता होना चाहिए आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन जो है, एनर्जी होता है बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपका आएगा E माइनस W नॉट, तो E जो है आपका दैट इज 4.96 माइनस हो जाएगा 3.5, तो 4.96 माइनस 4.96 माइनस 3.5, तो मैं देखता हूं इसका वैल्यू क्या आता है। इट इज 1.46 ऑलमोस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी आएगा 1.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे पूछ रहा था पोटेंशियल रिक्वायर्ड, तो आपको पता होना चाहिए दैट काइनेटिक एनर्जी होता है E into stopping potential is equal to 1.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E कट जाएगा तो stopping potential is 1.4 वोल्ट should be the answer of this question। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप इस सेक्शन में कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। पहले वो वेवलेंथ जो फोटोन का है वो देता है, तो पहली फुर्सत में वेवलेंथ को एनर्जी में लाइए, उस फोटोन का एनर्जी, और तरीका है 12400 डिवाइड बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम्स। बिना किसी कैलकुलेशन के आप आराम से निकाल सकते हो। द एनर्जी 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इंस्टेंट एनर्जी है अब वो यूटिलाइज होगी दो पार्ट्स में एज पर आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होगा E माइनस W नॉट, E आ गया 4.96, W नॉट इज 3.5, काइनेटिक एनर्जी आ गया 1.46। अगर वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन का पूछता तो आंसर यही होना चाहिए, मगर वो बोल रहा है उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए पोटेंशियल कितना लगेगा। और काइनेटिक एनर्जी जो आपका होता है वो होता है बराबर E इंटू वी नॉट, ये आपने डिराइव किया होता है, ये पता होता है हमें, दैट इट इज E इंटू वी नॉट। तो E कट करके वी नॉट आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.46 वोल्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप बिल्कुल तैयार करके जाएंगे। उसके बाद द वर्क फंक्शन ऑफ अ सबस्टेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन फिर से आपको दिया गया है वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आपको बोलना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसको आप लैम्डा नॉट भी कह सकते हैं। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम दिस सबस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली। देखिए तरीका, देखो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है h न्यू दैट इज hc by lambda। वर्क फंक्शन इज hc by lambda, hc by lambda, वर्क फंक्शन इज hc by lambda। तो आपका जो lambda है दैट इज hc by वर्क फंक्शन। अब lambda जो है वो एंगस्ट्रॉम्स में आना चाहिए, lambda इज एंगस्ट्रॉम्स, इट इज hc होता है 12400, ये हम आपको क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाते हैं, डिवाइड बाय वर्क फंक्शन, एंड दैट वर्क फंक्शन जो है वो दिया गया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बिल्कुल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन याद रखिए। अब वहां hc आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर कन्वर्ट करेंगे, उतना टाइम हमारे पास है नहीं। वर्क फंक्शन होता है hc बाय लैम्डा, एक्चुअली ये लैम्डा नॉट कहलाता है, तो लैम्डा नॉट हो गया hc बाय w, क्योंकि hc का प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करके आता है 12400, और फिर आपको वर्क फंक्शन सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही दिया है, तो आप इसको काट दीजिए। इट इज 4 3 12, 4 1 इट इज 3100 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा शुड बी 3100 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम से हम इसको जो है एंगस्ट्रॉम्स 3100 एंगस्ट्रॉम चूंकि नैनोमीटर में है, तो ये सिंपली हो गया 310 नैनोमीटर। जब आप इसको 10 जो है एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 को उड़ा देंगे एक जीरो के साथ, तो ये बचेगा 10⁻⁹, दैट इज नैनोमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 310। उसके बाद
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद ये भी एक जो है ये ग्राफ भी बहुत बार पूछा गया, एक्सपेक्टेड माना जाता है। इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एनोड पोटेंशियल इज प्लॉटेड अगेंस्ट करंट। तो एनोड पोटेंशियल वर्सेस करंट है, तो दिस इज फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। आपको बोलना इन स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए ए एंड बी विल रिप्रेजेंट सेम इंटेंसिटीज, तो ए एंड बी बिल्कुल गलत है। सेम इंटेंसिटी मतलब होता है द सैचुरेशन करंट जो है, जो करंट है वो सेम इंटेंसिटी में बराबर होती है, क्योंकि ए की अलग करंट है, बी की अलग करंट है, तो पहला ही पॉइंट जो है गलत है। बी एंड सी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज, तो बी एंड सी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी सेम है क्योंकि करंट जो है, सैचुरेशन करंट जो है कांस्टेंट दोनों के लिए बराबर हो रहा है, तो ये पॉइंट भी गलत है। ए एंड बी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज, ए एंड बी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज, बिल्कुल ठीक। ए एंड बी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज व्हाइल बी एंड सी विल हैव इक्वल फ्रीक्वेंसीज। बी एंड सी विल हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल गलत। बी की अलग फ्रीक्वेंसी और सी की अलग फ्रीक्वेंसी है। इतना नॉलेज तो होना चाहिए आपको, अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ग्राफ्स पढ़े होते हैं, ये सारा पता होता है हमें। बी एंड सी विल हैव इक्वल इंटेंसिटीज। अब देख लीजिए बी एंड सी की इंटेंसिटी बराबर है, बिल्कुल सेम है, व्हाइल ए एंड बी विल हैव सेम फ्रीक्वेंसीज। ए और बी की बिल्कुल फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है और इसकी इंटेंसिटी सेम है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। तो बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सारा जो है इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। इंटेंसिटीज, फ्रीक्वेंसीज, एनोड पोटेंशियल, फोटो करंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप देखो और रिएक्ट करो। A graph regarding photoelectric current effect is shown between the maximum kinetic energy of electron and the frequency of the instant light. On the basis of data, I shown the figure, I shown the graph, calculate the work function. तो इस ग्राफ में से आपको वर्क फंक्शन निकालना, वेरी सिंपल। जब आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रा करते हो, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्लोप इज वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन यहाँ माइनस डब्ल्यू, वर्क फंक्शन इज माइनस डब्ल्यू, और वो खुद यहाँ दिख रहा है, वो -4 के बराबर है। माइनस माइनस कट गया, वर्क फंक्शन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओवर एंड आउट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल ग्राफ में, ग्राफ आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे ग्राफ्स पढ़े होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है और उसका इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन देता है, तो वर्क फंक्शन सीधे 4 -4 के बराबर है, तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल -4, माइनस माइनस कट के 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय स्मॉल ब्राइट सोर्स प्लेस्ड 1 मीटर अवे। तो एक फोटो सेल है जिसको एक ब्राइट सोर्स आगे है, तो यहाँ पे एक फोटो सेल मान लो, इस पे एक यहाँ एक ब्राइट सोर्स है, वो ब्राइट सोर्स 1 मीटर अवे है। पहले वो 1 मीटर अवे है, फिर क्या किया आपने, when the same source of light is placed ½ मीटर, फिर आपने इसी फोटो सेल के लिए उसको नजदीक लाया और डिस्टेंस आधी मीटर हो गई। जब डिस्टेंस आधी मीटर हो गई, सीधी सी बात है इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय फोटो कैथोड, फोटो एनोड, कैथोड वुड, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि हमें पता होना चाहिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। इंटेंसिटी डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मैं लिखूंगा I1/I2, तो I1/I2 होना चाहिए बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। देखिए पहले अगर डिस्टेंस 1 मीटर थी, अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर है यहाँ पे, अगर ये डिस्टेंस R1 है तो R2 दिया है 1/2, तो यह आ जाएगा बराबर 1/2 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा बराबर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इंटेंसिटी 2 हो जाएगी 4 टाइम्स इंटेंसिटी 1। जब इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी 4 गुना बढ़ेंगे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी जब आपने सोर्स को आधा मीटर नजदीक लाया, तो अगर इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ती है, तो जब इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ता है तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी 4 टाइम्स बढ़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड क्या है, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2 बिल्कुल गलत, डिक्रीजेस बिल्कुल गलत, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4 बिल्कुल ठीक, डिक्रीज बाय फैक्टर 4 गलत। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया। द रेशियो ऑफ जो है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो पहले आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला होना चाहिए, डी ब्रोगली, लैम्डा इज इक्वल h/√2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब देखिए आप, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस है आप, तो h2 सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू ओनली 1/√m cube. So this is the dependency here, that lambda is inversely proportional to 1/√m cube. अगर हम आप प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल के लिए निकाले, सो लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा इज इक्वल, और रूट में ऊपर लेता हूं क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तो अगर प्रोटॉन का मास m है, अगर प्रोटॉन का चार्ज q है, तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना होता है और इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन, और उसका जो चार्ज है
वो भी 2 टाइम्स होता है 2q। तो क्यों कट जाएगा, कट जाएगा, ऊपर बचेगा √8 होता है 2√2 is to 1 should be the answer of this question। बिल्कुल 2√2 is to 1 is the answer of this question। Question number next is the de Broglie wavelength of an electron having 80 electron volt of energy। तो de Broglie wavelength हमें एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है जिसका 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। पहले एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी है 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अब de Broglie वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का। de Broglie वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का हमने पढ़ाया होता है आपको क्लासरूम में, इट्स 12.27 डिवाइड बाय √v बट इन वोल्ट। अगर हमें कहीं v पता चले तो हम de Broglie वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं। तो ये डाटा क्यों दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का 80.2। देख लीजिए ये डाटा मुझे चाहिए नहीं, ये वो उनको, ये आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स को ये डाटा चाहिए होता है जब उनको पूरा मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं। एंट्रेंस मींस दिस, वी नो दिस। हमें अगर v पता चले हम वेवलेंथ को उड़ा देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का देने का मतलब ही उसने दैट काइनेटिक एनर्जी होता है E इंटू वी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल कराया था 80 EV, E कट जाएगा तो पोटेंशियल आ गया 80 वोल्ट। पोटेंशियल जैसे आ गया 80 वोल्ट आपके पास तो ओवर एंड आउट लैम्डा हो गया बराबर 12.27 डिवाइड बाय √80। अब √80 जो है इट इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। √80 नहीं होता है, √81 जो है वो 9 होता है, 81 का √9 होता है। तो मैं मानता हूं 81 है कैलकुलेशंस के लिए, अगर इसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है तो मैं √80 जो है मैं √81 मानता हूं। तो ये 9 होगा, फिर हमें पता वो 9 से कम होगा। तो 9 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो मैं लिखूंगा ऑलमोस्ट 12.27, इट इज अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड बाय 9। तो ये हो जाएगा 9 3 12, तो इट इज 9 3 जो है पोटेंशियल आ गया आपके पास, इट इज 1.4। 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से आपने इसको ये किया, और मैं क्या कर रहा हूं 9 3 12, मैं तो गलत बोल रहा हूं। 9 1 जा 9, इट इज 9 1 जा 9 पॉइंट, सो इट इज 1 पॉइंट। तो यहाँ 9 1 जा 9, तो यहाँ आपके पास 3 आ गए, वो 32 बनाएंगे। 9 4 जा 9 3 जा 2 9 4 जा, तो इट इज ऑलमोस्ट 1.4 शुड बी द आंसर। तो हियर इट इज 1.4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। आप बहुत कम समय में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ये मास मल्टीप्लाई किया, प्लैंक्स कांस्टेंट ले लिया, तो ये क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है एन इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए de Broglie वेवलेंथ का ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन मास m विद एन इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया है, और i कैप देने का मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा और वैल्यू 0 से ज्यादा है। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो इनिशियल वेवलेंथ आराम से आएगा, दैट इज h बाई m v नॉट। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, तो इनिशियल वेवलेंथ मेरे पास बिल्कुल बिना किसी परेशानी के आ गया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइडेड है। नाउ इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है जो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां की तरफ, ये माइनस देने का मतलब, और उसका वैल्यू जो है उसका जो इंटेंसिटी है दैट्स E नॉट, और इस फ्रैक्शन में, तो उसी में आपने एक इलेक्ट्रॉन को रखा। जब आपने उस इलेक्ट्रॉन को रखा और फायर किया विद वेलोसिटी v नॉट, आपने जैसे उसको वेलोसिटी v नॉट से फायर किया, अब ये इलेक्ट्रॉन है चूंकि नेगेटिवली चार्ज है, फील्ड यहां की तरफ, फोर्स उधर की तरफ। अब जो है इनिशियल वेलोसिटी तो v नॉट है, तो आफ्टर सम टाइम इसका वेलोसिटी चेंज होगा। तो हमें देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल फील्ड में आपने डाल दिया तो उस पर फोर्स आएगा, और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होता है फोर्स होता है बराबर QE, तो इस केस में फोर्स होगा बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E हो गया मल्टीप्लाइड बाय E, और E इज E नॉट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट न्यूटन कहता है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, इट इज E इंटू E नॉट, तो एक्सेलरेशन हो गया बराबर E नॉट डिवाइड बाय m। तो ये पहली फुर्सत में हमने एक्सेलरेशन निकाला, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल फील्ड में फायर किया। इसका मतलब उस पर फोर्स है, वो एक्सेलरेट करेगा, बट एक्सेलरेशन इज E नॉट बाय m। इसमें E भी कांस्टेंट है, E नॉट भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, इट्स अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और जब भी फिजिक्स में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, all the equations of motion are valid, therefore equation v is equal to v naught plus at is valid। now after some time वाली velocity हमारे पास आराम से आ जाएगी, initial is v naught, acceleration मैंने निकाला, it's e naught divided by m multiplied by t। जैसे मेरे पास after some time वाली velocity आ गई, तो मेरे पास after some time वाला wavelength आएगा, तो मुझे वही चाहिए, it is de Broglie wavelength after some time हमें निकालना है, और ऑप्शन इज प्रोवाइडेड है। अब वेवलेंथ कोई भी हो de Broglie का, वो
होता है h by mv, where v is the velocity of this time and that is it is v naught plus e naught divided by m multiplied by t. अब थोड़ा मैथमेटिक्स करते हैं, ऑप्शंस देख के मुझे लगता है कि हम v naught को बाहर निकालते हैं। जब हम v naught को बाहर निकालेंगे तो आपका लैम्डा आ जाएगा h by m v naught, मगर अगर वहां m v naught बाहर निकाला, यहां 1 आएगा प्लस, तो यहां v naught डिवाइड करना पड़ेगा, इट इज e naught डिवाइडेड बाय m v naught मल्टीप्लाइड बाय t। सर क्यों? क्योंकि जब v naught अंदर जाएगा तो यहां आ जाएगा, v naught कट के वापस आ गया, बट h by m v naught तो लैम्डा है, तो हम लैम्डा डैश निकाल रहे हैं इस वक्त, नया वेवलेंथ, तो लैम्डा डैश हमारा हो जाएगा बराबर लैम्डा। सर क्यों लैम्डा? क्योंकि h by m v naught तो लैम्डा है, डिवाइड बाय हो जाएगा सर यहां पे 1 प्लस e naught डिवाइडेड बाय m v naught मल्टीप्लाइड बाय t। दिस शुड बी द आंसर। तो लैम्डा डैश इज इक्वल लैम्डा नॉट, तो इनिशियल वेवलेंथ लैम्डा नॉट ही है, डिवाइड बाय 1 प्लस e naught डिवाइड बाय m v naught मल्टीप्लाइड बाय t, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा मर्जर था। उसके बाद फोटॉन्स विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंस्टेंट ऑन ए कैथोड, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इंस्टेंट हो रहा है ऑन अ कैथोड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज, तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैंग्वेज से ही बिल्कुल एनर्जी इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी। तो इस डाटा से हमें उस फोटो इलेक्ट्रिक सेल का वर्क फंक्शन आएगा, क्योंकि हमें पता है E इज इक्वल W प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो W इज इक्वल E माइनस काइनेटिक energy. W is equal to E, that is 5 minus kinetic energy is 2, it is 3 electron volt. जैसे वर्क फंक्शन मिला, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? When photons of energy, अब एनर्जी जो फोटॉन्स का है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इंस्टेंट ऑन C। अब इसी मटेरियल पे आपने इंस्टेंट किया, तो वर्क फंक्शन हमें अब पहले ही पता है, वर्क फंक्शन हमें अब पहले ही पता उसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्लियर डाटा से। तो क्या बोलते हैं? When photon of energy this is instant on C, no photoelectrons will reach the anode A if the stopping potential is। तो पहले आप यहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, तो E is equal to W प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया बराबर E माइनस W, इट इज 6 माइनस 3, इट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में दिखाया, अगर काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, काइनेटिक एनर्जी होता है E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल 3 EV, तो ये और ये कट जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी 3 वोल्ट, 3 वोल्ट शुड बी द आंसर। अगेन ए वेरी, अब देखिए अब यहां कंफ्यूजन डेवलप हो जाएगा स्टूडेंट, सर प्लस 3 वोल्ट भी है माइनस 3 वोल्ट भी है, सर ठीक क्या करे? ऑफ वैल्यू तो 3 वोल्ट पॉजिटिव आया, बच्चा पहला ऑप्शन हिट करता है, गलत करता है, ऑप्शन नंबर लास्ट इज करेक्ट, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये अगेंस्ट वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट ये वर्क करता है। इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है उसको रोकने के लिए, दैट्स व्हाई स्टॉपिंग पोटेंशियल इज माइनस 3 वोल्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रिमेंबर दिस फैक्ट। उसके बाद व्हेन अ मेटेलिक सरफेस इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। इफ द सेम सरफेस, तो जब लैम्डा आपने रेडिएट किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल V। अगर सेम सरफेस को आपने 2 लैम्डा से रेडिएट किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल V/4। आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है एक्चुअली E इज इक्वल W प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। E होता है बराबर hc बाय लैम्डा, इस डाटा के हिसाब से इज इक्वल, ये होता है hc बाय लैम्डा नॉट, ये आपने पढ़ा है, प्लस E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए पहला इक्वेशन डेवलप करते हैं। व्हेन अ मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो E इसमें लैम्डा ही आ गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें यहीं पे कंस्ट्रक्ट हो गई। उसके बाद बोलता है इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, तो ये हो गया hc बाय 2 लैम्डा इज इक्वल, देखिए hc बाय लैम्डा नॉट पे फर्क नहीं पड़ेगा थ्रेशोल्ड पे, प्लस आप क्या बोल रहा है, देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी E/4, तो ये हो जाएगा E इंटू V/4। इक्वेशन सेकंड, हमें निकालना है लैम्डा नॉट, हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट। और ऑप्शंस आपके सामने, अब इन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व किसी तरीके से करना है। देखिए तरीका ये है, अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से थ्रू आउट डिवाइड करूं, इफ आई विल डिवाइड थ्रू आउट, अब मैं कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं दूसरे पेज पे जाके उसको खींच लूं, उतना टाइम है नहीं, तो 4 यहां मल्टीप्लाई, 4 यहां मल्टीप्लाई, 4 यहां जो है
मल्टीप्लाई। सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि मुझे अब पता है अगर फर्स्ट में से सेकंड में सब्ट्रैक्ट करूं तो EV/4 पहली फुर्सत में कट जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट क्या? सेकंड या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो सेकंड से सेकंड जो है फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये और ये पहली फुर्सत में कट जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट किया तो ऊपर क्या बचा? HC/4 लैम्डा, देन इट्स माइनस, इट इज HC/2 लैम्डा इज इक्वल टू, यहां बचा HC/4 लैम्डा नॉट माइनस HC लैम्डा नॉट। ये हमारे पास जो है बिल्कुल HC/4 लैम्डा माइनस HC/2 लैम्डा इज इक्वल HC/4 लैम्डा नॉट माइनस दिस। देखिए HC और HC पहली फुर्सत में उड़ा दीजिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहां 1 लैम्डा जो है कॉमन आ जाएगा, इट इज 1/4 माइनस 1/2। यहां पे 1 लैम्डा नॉट बाहर आएगा, इट इज 1/4 माइनस 1। ऐसा है। तो अब आप देख लीजिए, इट इज 4 1 4 माइनस 2, इट इज -2/4 2 8 लैम्डा, इट्स -2/4 2 8 लैम्डा इज इक्वल टू, यहां देख लीजिए आप, ये हो गया 4 1 इट्स -3/4 लैम्डा नॉट। तो 4 2 8, 2 उड़ गया, माइनस उड़ गया, तो लैम्डा नॉट शुड बी 3 लैम्डा शुड बी द आंसर। बिल्कुल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, 3 लैम्डा इसका आंसर जो है होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड फोटोन हैज द सेम एनर्जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है माना जाता है। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है एंड फोटोन हैव सेम एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन और फोटोन का एनर्जी सेम है। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स एसोसिएटेड विद देम, हमें उनका रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका? एंड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ वर्सेस फोटोन का वेवलेंथ का रेशियो हमें निकालना है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? देखिए इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है बच्चों, वो होता है बराबर h/रूट ऑफ पार्टिकल का 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू उसने E दिया है, तो E इक्वेशन फर्स्ट। और अब फोटोन का जो वेवलेंथ है, अब फोटोन का वेवलेंथ जो है आपको बिल्कुल संभल के लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसको आप इस फॉर्मूला से नहीं लिख सकते। सर वो कहां से लाएंगे? हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन होता है HC/लैम्डा, तो लैम्डा हो गया बराबर HC/E। तो यहां पे फोटोन का आ गया फिर बराबर HC/E, क्योंकि उसने एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन और फोटोन का बराबर दिया है। क्योंकि हमें इसी तरीके से रेशियो चाहिए डिवाइडिंग द टू, तो हमारा लैम्डा E/लैम्डा फोटोन जो है वो आ जाएगा बराबर, देखिए H और H पहली फुर्सत में उड़ा दीजिए, E ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा C रूट ऑफ ME। अगर मैं इसको रूट के अंदर लूं, तो ये आ जाएगा 1/C, ये सारा रूट में आ जाएगा और ये बनेगा E² डिवाइडेड बाय ME। देखिए E और E जो है कट जाएगा, यू आर लेफ्ट विद 1/C, ये E/m है और E/m है 2m है, 2 है, मैं भूल गया हूं यहाँ पे, ये देख लीजिए आप, ये 2 है यहाँ पे, बिल्कुल 2 है, ये 2 है, तो ये बचेगा अंदर, बच्चे ऊपर E है डिवाइडेड बाय 2m रेज्ड पावर 1/2। मैच करिए, 1/C E/2m रेज्ड पावर 1/2, 1/C E/2m रेज्ड पावर 1/2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 30 मिनट्स। ये भी एक 2000 शायद ये नीट 2016 में पूछा गया है, तो रिपीटिशन के बहुत चांसेस रहते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट्स, द टाइम इन मिनट्स टेकन बिटवीन 40% डिके एंड 85% डिके जो है ऑफ द सेम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विल बी। तो हाफ लाइफ जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वो 30 मिनट है। तो टी हाफ जो है वो दिया गया है वो है 30 मिनट्स, छोड़ दीजिए, टी हाफ दिया है 30 मिनट्स। तो बोलता है कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है 40% से 85% डिके के बीच में जो वक्त लगेगा। तो मैं इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, जब ये अप टू 40% डिके होगा, क्योंकि अप टू 40% डिके, व्हाट इज लेफ्ट दैट इज इंपॉर्टेंट। अप टू 40% डिके, जब 40% डिके हुआ होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला लेफ्ट की है, डिके की नहीं है, तो अगर 40% डिके हुआ तो लेफ्ट है 60%, तो मैं लिखूंगा 60 डिवाइड बाय 100, फॉर्मूला आपने पढ़ी होगी 1/2 रेज्ड पावर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो मैं मानता हूं तब तक t1 लगा होगा टाइम, और हाफ लाइफ तो सबको पता है दैट इज t हाफ, और वो दिया है, मैं लास्ट में इसमें ड्रॉप करूंगा। 0 0 उड़ा दीजिए पहली फुर्सत में, 2 3 6, 2 5 10, ये बना 3/5 इज इक्वल 1/2 रेज्ड पावर
T1 डिवाइडेड बाय T1/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर 85% डिके, तो मैं लिखूंगा अप टू 85% डिके। जब ये 85% डिके तक अब जो बचा होगा वो होगा 15%, तो 15/100 इज इक्वल 1/2 रेस्ड पावर, टाइम वहां तक T2 लगा होगा एंड डिवाइड बाई T हाफ। तो ये जो है 15/100 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं आप क्या करूं तो फर्स्ट बाय सेकंड में डिवाइड करता हूं, फर्स्ट बाय सेकंड, नो सेकंड बाय फर्स्ट, तो हम करेंगे डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, क्योंकि उससे मुझे रेशो मिल जाएगा। सेकंड बाय फर्स्ट मींस 15/100 को मैं डिवाइड करूंगा 3/5 से, 3/5 से। अगर इसको हमने डिवाइड किया तो ये बचा यहां पे, देखो जब डिवाइड किया तो 1/2 रेस्ड पावर, देखिए सेकंड बाय फर्स्ट किया हमने, तो सेकंड बाय फर्स्ट में जो है ये बचेगा यहां पे, इट इज टी सेकंड, इट इज टी सेकंड डिवाइड बाय टी हाफ डिवाइडेड बाय 1/2, यहां बचेगा इट इज T1 डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो यहां थोड़ा इसको पहले सॉल्व करते पीछे, तो ये होगा 15/100 इज मल्टीप्लाइड बाय, ये बचेगा ऊपर 5 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय 3, तो ये बचेगा 3 5 15, तो 3 5 15, 25, ये 25 4 100, ये हो गया बिल्कुल 1/4। अब जगह थोड़ी सी कम है तो ये 1/4 बचा यहाँ पे। आई विल एड अ स्लाइड हियर, तो ये बचा 1/4 इज इक्वल टू, तो वहां 1/2 को मैं जो है, अब आप देख लीजिए पीछे सी है, देखिए 1/2 ये ऊपर है, इसको मैं ऊपर लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा T2 माइनस T1, और T हाफ में कॉमन निकाल देता हूं, तो आई कैन राइट हियर इट इज T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T हाफ में कॉमन निकाल देता हूं। क्लियर, ये हो गया 1/2 रेज़ पावर 2 इज इक्वल 1/2 रेज़्ड पावर इट इज T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T हाफ। तो ये जो है व्हेन बेस आर सेम पावर्स कैन बी, यू कैन कंपेयर देम, इट इज T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T हाफ इज इक्वल टू 2 है। T हाफ आपको 60 दिया है तो T2 30 दिया है, T हाफ दिस इट इज 2 into 30, तो जो टाइम डिफरेंस होगा उन दो डिकेज के बीच में वो होगा 60 मिनट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 60 मिनट्स शुड बी द आंसर, और ये है इसका आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको बिल्कुल सॉल्व करके जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, ये देख लीजिए आप, ऐसा क्वेश्चन भी नीट में 2016 या 17 में पूछा गया है। तो व्हेन अ पार्टिकल ऑफ मास मूविंग विद द वेलोसिटी वी बम्बार्ड्स अ हैवी न्यूक्लियस ऑफ दिस इट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मैंने अभी जब पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज ZE स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ZE स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी वी चार्ज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन m। तो r और m में रिलेशन क्या है, तो बिल्कुल चला के आप फॉर्मूला बोल रहा है दैट द रिलेशन इज इनवर्स 1। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड, बिल्कुल नीट में पूछा गया है, आप चेक कर सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन का वेवलेंथ हम सबको पता होता है, जबानी याद होना चाहिए, h/√3mkt। तो ये हम आपको पढ़ाते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन का वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें जबानी याद होता है, इट इज h/√3mkt, 3mkt, क्योंकि एक्चुअली वेवलेंथ जो होता है दैट इज h/√2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी जो है थर्मल न्यूट्रॉन का, वो एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता है 3/2 kT, वेयर k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 2 कट करके ये बच जाता है √3mkt। ये इसका डेरिवेशन है, हम क्लास 11th में आपको ये KTG में पढ़ाते हैं और फिर 12th में मॉडर्न फिजिक्स में। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज, तो आपको टोटल एनर्जी दिया है, वो दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल नीट का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, तो आपको काइनेटिक और इसके पोटेंशियल एनर्जीज आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी होता है नेगेटिव टाइम्स टोटल एनर्जी। अगर ये नेगेटिव टाइम्स टोटल एनर्जी है तो माइनस, और ये -3.4 हो गया बराबर +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी +3.4। तो पहला ऑप्शन तो चला गया, दूसरे में चांसेस है, चौथे में भी, और तो 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सिर्फ चला गया। अब उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जो है, तो आपको पता होना चाहिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होता है। अगर टोटल एनर्जी को आप देख ले तो वो -3.4 है, तो इट शुड बी -6.8 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, -6.8। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद वी विल कंटिन्यू इट शॉर्टली। थैंक यू।